हे एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बढ़िया से हैं। सो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम लोग करेंगे वोकैबलरी, फिर हम रीड करेंगे आर्टिकल। बट अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा आज का पहला शब्द है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मीनिंग क्या होता है? जो चीज हर जगह प्रेजेंट है। समथिंग विच इज वेरी कॉमन एंड प्रेजेंट एवरीवेयर। मतलब ऐसी कोई चीज जो हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह कॉमन है। मतलब प्रेजेंट है मतलब कॉमन है वो चीज। फिर अब इसका जो ये शब्द है ना, ओमनी प्रेजेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है आपका यूबिक्विटस एंड ओमनी प्रेजेंट सिनोनिम्स में लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के ही हैं। ठीक है। यूबिक्विटस मतलब जो चीज हर जगह मौजूद है, सेम एज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है वो चीज। वाइड स्प्रेड है, चारों तरफ फैली हुई है, यूनिवर्सल है, एवर प्रेजेंट है। ठीक है। जैसे स्मार्टफोन्स क्या है आज की डेट में? यूबिक्विटस है, मीन्स हर जगह प्रेजेंट आपको मिलेंगे। एक घर में चार चार फोन आपको मिलेंगे, जितने मेंबर्स हैं उतने फोन अवेलेबल है ना। स्मार्टफोन्स क्या है? यूबिक्विटस है, मीन्स हर जगह मौजूद है। सोशल मीडिया हैज बिकम यूबिक्विटस इन मॉडर्न लाइफ। तो आज की लाइफ में सोशल मीडिया इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी भाई यूट्यूब फेसबुक सब चला रहे हैं, है ना। ओके। तो अब स्मार्टफोन्स क्या है? स्मार्टफोन्स वाइड स्प्रेड है, मतलब चारों तरफ फैले हुए हैं, हर जगह प्रेजेंट आपको मिल जाएंगे। सोशल मीडिया क्या बन चुका है? हर जगह मौजूद है वो। तो यूबिक्विटस का पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देखें, किसी भी नाउन को जब कोई चीज डिस्क्राइब करती है तो वो क्या होती है? वो एडजेक्टिव होती है। यहाँ पे स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं। स्मार्टफोन्स क्या है? हर जगह है। सोशल मीडिया क्या हो गई है? हर जगह हो गई है मॉडर्न लाइफ में। तो इसीलिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अगर हम इसके सफिक्स के थ्रू देखें तो ओ यू एस जिस पे खत्म होता है, जनरली वो शब्द हमारे एडजेक्टिव होते हैं, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? आइटिरेशन। इटिरेशन, इसका मीनिंग होता है जैसे ये फोन होता है, लैपटॉप है, इसमें आपके अपडेट होते हैं ना, अपडेट हो जाता है, आपको सिस्टम अपडेट करोगे तो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है, कुछ चेंजेस होके आ जाते हैं। इटरेशन का मतलब वही है कि जो चीजें मतलब अपडेट हो के वो चीजें क्या हो रही हैं? इम्प्रूव हो रही है, इम्प्रूव वर्जन आ रहे हैं उसके। जैसे अगर आईफोन को देखें तो आईफोन की एक नई सीरीज आ जाती है, तो वो क्या है? उसमें कुछ नया अपडेट कर देते हैं, कुछ न्यू चेंजेस कर देते हैं उसमें। तो रिपीटेड इम्प्रूवमेंट और अपडेटेड वर्जन्स, बहुत सिंपल है। इटरेशन मतलब जब हम किसी चीज को रिपीटेड इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब उसमें कुछ कुछ बदलाव करके और उसमें कुछ सुधार कर रहे हैं। ये इम्प्रूवमेंट के ऊपर इसका फोकस रहता है। वर्जन हो गया मतलब वही, उसमें कुछ चेंजेस हो गए, कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया, अपडेट हो गया, न्यू एडिशन आया है, मींस उसमें कुछ बदलाव होके सुधार होके आया है, उसको रिवाइज कर दिया है, रिवीजन है। टी आई आई ओ एन पे जब भी शब्द खत्म होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। पॉलिसी वेंट थ्रू मैनी इटरेशंस बिफोर अप्रूवल। तो मतलब अप्रूवल से पहले उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे उसमें इम्प्रूवमेंट्स हुए। तो जो ओरिजिनल पॉलिसी मान लो जो बनाई थी, फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, अपडेट्स हुए, उसको अलग अलग रिवाइज किया गया, चेंज किया गया अप्रूवल से पहले। दिस इज द लेटेस्ट इटरेशन ऑफ द ऐप, मतलब दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द ऐप। तो ये जो ऐप है ना, इसका लेटेस्ट वर्जन ये है। डन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? हिट अ बॉल। हिट अ बॉल का मतलब क्या हुआ भाई? अब एक चीज सोचो कि जब आप, हाँ जैसे सोचो कि आप बनारस की मुझे याद आती है जब मैं ये वाला इडियम पढ़ाऊं, तो हिट अ बॉल मतलब ऐसे कैसे? जैसे बनारस में हम गलियां घूम जाते हैं ना, मतलब मिस हो जाता है, कहीं से निकलेंगे कहीं से घुसेंगे कहीं से निकलेंगे, वो वाला सीन है। तो भाई अब जैसे अब चले जा रहे हो चले जा रहे हो, लेकिन एक जगह पे जाके अब कोई कुछ गली ही नहीं आ रही है, वॉल आ गई सीधा। अब कहीं से भी सोच लो आप, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे, किसी भी जगह पे सोच लो। आप सोच रहे हो, अच्छा ठीक है आप अनजान जगह पे हो, है ना, तो ठीक है मैं निकल जाऊंगा, निकले जा रहे हो, आगे बढ़े जा रहे हो, आगे बढ़े जा रहे हो, और यहाँ जाके वॉल पे आ गए, मतलब अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। यू हिट अ वॉल, मतलब अब आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हो जहां पे अब आप कोई और प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। अब इसके आगे आपको जाने का कोई रास्ता नहीं, आपको पीछे ही हटना पड़ेगा। हिट अ वॉल मतलब आप एक डेड एंड पे पहुंच चुके हो, अब आप एक एकदम स्टैंड स्टिल, मतलब कोई आगे प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है, आप फंस गए हो, स्टक हो गए हो। तो आप कहीं जा ही नहीं पा रहे हो। सोचो पीछे ट्रैफिक लगा हुआ है, सब लोग यहीं से निकलने पड़े थे,
और आप फंस गए यहाँ पे, आपने वॉल को हिट कर दिया, मीन्स अब आप आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बहुत सिंपल है, इसको लर्न करना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हम भूलेंगे नहीं। सो द प्रोजेक्ट हिट अ वॉल ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग, मतलब फंडिंग की कमी की वजह से, मतलब पैसे नहीं थे, है ना, पैसों की कमी की वजह से प्रोजेक्ट हिट अ वॉल कर दिया, मतलब आगे कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है, स्टक हो गया है प्रोग्रेस, मतलब प्रोजेक्ट में कोई भी आगे मूवमेंट ही नहीं हो रही है, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, वहीं पे अटक गया है। His career advancement hit a wall despite consistent performance. Despite means के बावजूद, consistent performance के बावजूद भी जो उसका करियर की जो एडवांसमेंट है, मतलब जो ग्रोथ है, वो अटक गई है, वो स्टक हो गई है, वो कुछ मूव ही नहीं कर रही है, कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही है। इजी है, कोई इशू नहीं रहना चाहिए इसमें। सो दिस इज योर ईडीएम। ठीक है, हिट अ वॉल मीन्स आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहां पे अब कोई और प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं रही है। डन। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रैकनिंग। रैकनिंग का मतलब होता है प्रॉपर कैलकुलेशन, उस चीज के बारे में आप प्रॉपर कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं, जजमेंट, असेसमेंट ऑफ अ सिचुएशन। सो रैकनिंग का मतलब है पूरी तरीके से उस चीज के बारे में आप निरीक्षण क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको पूरा एग्जामिन कर रहे हैं, पूरा चेक कर रहे हैं कि सब बढ़िया है, ठीक है, नहीं है, तो आप उसको प्रॉपर कैलकुलेट कर रहे हैं। जजमेंट हो गया, असेसमेंट हो गया, है ना, आपका इवेल्युएशन हो गया, एस्टिमेशन, अकाउंटिंग, मतलब उसको पूरा गिन भैया हिसाब लगा रहे हैं आप, उसका प्रॉपर सोच विचार कर रहे हैं ना, प्रॉपर आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। सो वी नीड अ प्रॉपर रैकनिंग ऑफ द सिचुएशन बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। तो डिसीजन लेने से पहले हमें भाई प्रॉपर क्या चाहिए, इस चीज के बारे में कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, पूरा सब कुछ आपका क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा हमें, उसको असेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना, उसको फिर हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। सो मेरी बाय माई रैकनिंग मीन्स बाय माई अंडरस्टैंडिंग, बाय माई कैलकुलेशन वी शुड लीव नाउ। मेरी अंडरस्टैंडिंग से तो अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। रैकनिंग का पार्ट वैसे रैकन होता है, वो नाउन वर्ब होता है, आईएनजी लगा के हम यहाँ पे इसको एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसे नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। सो चलिए अब हम रीड करेंगे हमारा आर्टिकल। ठीक है, ओ क्या हो गया, चलिए ओके। प्लास्टिक रूल, इलास्टिक रूल, सॉरी, इलास्टिक रूल्स ऑन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2026। सो भाई एक नया अमेंडमेंट आ गया है प्लास्टिक रूल्स को लेके। तो अमेंडमेंट मतलब उसमें कुछ और चेंजेस कर दिए जाते हैं। मैंने हमेशा बोला है MENT लगा के शब्द को हम नाउन बना देते हैं, और अमेंड का वर्ब है अमेंड, MENT लगा के इस पूरे शब्द को नाउन फॉर्म में चेंज कर दिया हमने। और अमेंड का मतलब होता है उसमें कुछ बदलाव करना, उसमें कुछ चेंजेस करना, उसको ऑल्टर करना, ठीक है, उसमें चेंजेस करना कुछ। सो अमेंडमेंट मतलब सुधार हो गया, उसमें कुछ बदलाव किया गया, उसमें कुछ चेंज किए गए हैं। इलास्टिक रूल्स, अब आप देखो यहाँ पे प्लास्टिक ना लिख के इलास्टिक लिखा है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो फ्लेक्सिबल ही होती है ना, इलास्टिक होती है मतलब वो फ्लेक्सिबल होती है। सो तो इलास्टिक रूल्स कुछ आए हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेके। तो फिर से कुछ नए रूल बना दिए हैं सरकार ने, तो देखेंगे भैया क्या नए रूल हैं सरकार के द्वारा। रूल्स ही बनते रहते हैं, काम कम होता है। सो अब नया द लेटेस्ट इटरेशन मींस लेटेस्ट जो वर्जन आया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लेके में अनाउंस किया गया मार्च 31 को, वो ये सजेस्ट करता है दैट द गवर्नमेंट हैज हिट अ वॉल इन इट्स अटेम्प्ट टू कर्ब प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग। ओके, तो ये जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है भाई प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नया रूल, मतलब जो नया अमेंडमेंट लेके आए हैं, ये जो कब अनाउंस हुआ था, मार्च 31 को अनाउंस हुआ था। अब इसको थोड़ा समझते हैं, इसका ट्रांसलेशन समझ लिया मीनिंग क्या है इसका, ग्रामर समझ ले। जो लेटेस्ट इटरेशन आया है, लेटेस्ट मतलब जो एकदम नया नया है ना, लेटेस्ट मतलब एकदम नया, लेटेस्ट क्या है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गई है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव है लेटेस्ट, इटरेशन ये नाउन हो गया, इंडिया के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का। ओके, अब यहाँ पे आया है सजेस्ट, सजेस्ट, अब ये वर्ब कौन है, ये वर्ब है ना, सजेस्ट वर्ब है। और हमेशा मैंने बोला है जब भी आपको कॉमा कॉमा के अंदर की इंफॉर्मेशन होती है तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो रूल अनाउंस किया गया था मार्च 31 को, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। तो लेटेस्ट इटरेशंस ऑफ इंडियाज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ये क्या सजेस्ट करते हैं,
ये सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ने, अब ये गवर्नमेंट दूसरा सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई है हैज। तो गवर्नमेंट हैज हिट अ वॉल, मतलब वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पे अब कोई और प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती है। इन इट्स अटेम्प्ट, किसका अटेम्प्ट? गवर्नमेंट का अटेम्प्ट। ये इट्स किसके लिए आया है? गवर्नमेंट के लिए। टू कर्व, कर्व मीन्स उस चीज को स्टॉप करना, उसको रोकना, उसको बंद करना, उसको प्रिवेंट करना। प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन और रिसाइकलिंग के जो उनका अटेम्प्ट था कि प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन की, उसको कलेक्ट करके रिसाइकल करना है, तो इस अटेम्प्ट में ऐसे लग रहा है कि जो सरकार है उसने एक वॉल को हिट कर दिया है, मतलब अपने एंड पॉइंट पे पहुंच गए हैं और अब उनका कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2016 हैव बीन अमेंडेड पीरियोडिकली। देखते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, अब यहाँ पे फिर एक कॉमा है और ये कॉमा यहाँ खत्म हो रहा है, तो अब ये फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था। पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में। रूल्स हो गया यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हैव आया है, रूल्स हैव बीन अमेंडेड, ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, हैव के बाद V3 और फिर बीन, फिर हमारा V3। अमेंड मतलब जैसे अभी मैंने बताया ना, अमेंड वर्ब है, MENT लगा के नाउन बना दिया अमेंडमेंट, तो अमेंड वर्ब है, अमेंड मीन्स चेंज्ड, ठीक है। अमेंडेड मतलब चेंज्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म बना दिया। पीरियोडिकली मतलब टाइम टू टाइम, ठीक है। सो अब जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं हैव बीन अमेंडेड पीरियोडिकली, मतलब वो टाइम टू टाइम उनको अपडेट करते गए हैं, उसमें चेंजेस करते गए हैं। रिफ्लेक्टिंग अ पॉलिसी, रिफ्लेक्ट करना मतलब किसी चीज को शो करना, तो शोइंग अ पॉलिसी फ्रेमवर्क इन कांस्टेंट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट, उसमें नए नए चेंजेस हो रहे हैं, है ना, न्यू न्यू डेवलप हो रहा है, तो वो इस चीज को दर्शा रहा है। The intent is to make companies that produce and use plastic invest in recycling plastic so that ultimately less plastic is wasted and dumped in landfills, rivers, oceans and public space. Okay. The intent मतलब जो प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल आया था, इसका इंटेंट यानी इसका एम क्या था? एम था कि जो कंपनीज हैं जो प्रोड्यूस और यूज करती हैं प्लास्टिक को, जो प्रोड्यूस करती हैं, जो मैन्युफैक्चर करती हैं और जो यूज करती हैं प्लास्टिक को, वो इन्वेस्ट करें इसकी रिसाइकलिंग में, ठीक है। तो ये रूल का मकसद ये था कि जो कंपनीज भाई प्रोड्यूस कर रही हैं, उसको यूज कर रही हैं प्लास्टिक को, वही इसको रिसाइकलिंग में इसका इन्वेस्टमेंट करें। अल्टीमेटली क्या होगा इस रूल का? फिर ऐसे उन्होंने सोचा कि अल्टीमेटली इससे क्या होगा कि लेस प्लास्टिक जनरेट होगी, है ना। सो लेस लेस प्लास्टिक इज वेस्टेड एंड डम्प्ड इन, मतलब जनरेट अगर लेस होगी, रिसाइकल ज्यादा होगी, तो फिर वो जो हमारे जो लैंड पे जो हम प्लास्टिक का ढेर आप देखते हैं, रिवर है, ओशियन है, पब्लिक स्पेस है, जहाँ पे बस गंदगी गंदगी और प्लास्टिक की भरी पड़ी है, तो फिर उसकी जो आपकी क्वालिटी क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, ताकि जो कंपनीज प्रोड्यूस और यूज कर रही हैं अगर वही इसको इन्वेस्ट भी करने लगे उसके रिसाइकलिंग में, तो अल्टीमेटली उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो भी उसका प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो डाउन होगा, और ज्यादा जैसे उसके ऑल्टरनेट भी सोचे जाएंगे, जैसे पेपर वगैरह है, ताकि प्लास्टिक को ज्यादा ना प्रोड्यूस करें, तो मतलब जो बना रहा है वही उसको रिसाइकल करे, ऐसा इनका रूल था, ठीक है। तो बट अभी हमने ऊपर ये भी पढ़ा है कि भाई ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है वो हिट अ बॉल कर चुकी है, मतलब अब उसको खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे कैसे प्लास्टिक को कंट्रोल करे। पैराडॉक्स ये है, पैराडॉक्स इज दैट द सेम क्वालिटीज दैट हैव मेड प्लास्टिक यूबिक्विटस, adaptable to near infinite range of consumer goods, easy to produce, accessible to the richest and the poorest, and flexible in a way that metal can never be, also make it near impossible to incentivize collection and reuse। अब ये बहुत लंबा सा सेंटेंस है, तो वन बाय वन इसको थोड़ा समझते हैं। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि पैराडॉक्स का मतलब ये हुआ जैसे कि हम कोई बात कह रहे हैं, तो वो बात हमें लग रही है कि वो कॉन्ट्रा कर रही है उसको, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट हम सोचें तो वही बात सच भी है। जैसे कि द मोर यू अर्न द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल फील कि यू नो लेस, ऐसा होता है ना। जितना ज्यादा हम पढ़ते जाते हैं फिर हमें ऐसा फील होता है कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो एक तरफ में तो हम पढ़ रहे हैं, ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो हमें ज्यादा आना चाहिए, बट इसके कॉन्ट्रा क्या हो रहा है कि हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें कुछ आ ही नहीं रहा है। सो पैराडॉक्स मतलब जो ऐसा प्रतीत होता है कि वो रॉन्ग है बट इन रियल वो सच होता है।
अब देखो यहाँ पे पैराडॉक्स क्या है, वो सेम क्वालिटीज, द सेम क्वालिटी दैट हैव मेड प्लास्टिक यूबिक्विटस, वो प्लास्टिक की वो क्वालिटीज जिसने इसको मतलब वाइड स्प्रेड कर दिया है, कॉमन कर दिया हर जगह पे, क्योंकि ये अडेप्टेबल है टू अ नियर इनफाइनाइट रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मतलब आप इसको किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं भाई, कंज्यूमर के हिसाब से ये अपना फ्लेक्सिबल हो जाती है, अडेप्टेबल है ये प्रोड्यूस करना इसको आसान है, एक्सेसिबल है, चाहे भाई वो सबसे अमीर हो या सबसे गरीब हो, सबके लिए ये चीज एक्सेसिबल है, फ्लेक्सिबल है। सो इन अ वे अब ये इस तरीके मतलब इसकी इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से इसको ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसकी जो चीज़ें मेटल में कभी भी नहीं मिल सकती हैं आपको, और यही चीज़ें हैं ये इम्पॉसिबल बना देती हैं कि भाई इसके कलेक्शन और रीयूज को, मतलब देखो प्लास्टिक क्या है, अडेप्टेबल है, इजी टू प्रोड्यूस है, और मतलब रिचेस्ट हो या पुअरेस्ट हो सबको आराम से एक्सेसिबल है, तो ये इसकी ऐसी क्वालिटीज हैं, अच्छी क्वालिटीज हैं, बट यही इसकी बुरी क्वालिटीज भी है, क्योंकि अब इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसी की वजह से ये हर जगह प्रेजेंट हो रही है, और इसी की वजह से भाई इसको कलेक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है। तो मतलब जो चीज अच्छा है वही चीज बुरा भी है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये बात की गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। दिस इज वाई, इसीलिए क्या हुआ कि रूल, दिस इज वाई द रूल्स वर नेसेसरी, इसीलिए रूल्स भाई जरूरी थे। ओके, सिंस 2022 व्हेन द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजिम, मतलब ये एक नया रूल आया, केम इनटू फोर्स, मतलब नया रूल लागू हुआ, ये ईपीआर जब लागू हुआ, तो जो अब प्रोड्यूसर्स हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, जो ब्रांड ओनर्स हैं, मेकर्स एंड यूजर ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग एंड रॉ मटेरियल वर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एंड process plastic waste equivalent to 35% of the plastic they introduced into the market in 2000, और फिर 70% हो जाएगा इसको इसमें, और 100% हो जाएगा। ओके, फिर एक नया रूल आया 2022 में, उसने इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो इंपोर्ट कर रहा है वही लोग हैं, है ना, चाहे आप जैसे प्लास्टिक पैकेजिंग है, रॉ मटेरियल, कुछ भी अगर आपका काम है जब आप प्लास्टिक से इन्वॉल्व हैं, सो यू आर रिक्वायर्ड, आपको भाई करना ही पड़ेगा कि आप कलेक्ट करो, मतलब जितनी प्लास्टिक आपने मार्केट में आपने छोड़ी है, मतलब अगर मान लेते हैं कि आपने 100 kg प्लास्टिक प्रोड्यूस की और जो मार्केट में आपने रिलीज की है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर बोला है कि 2021-22 में अगर आपने 100 kg है तो उसका 35% आप ही भैया उसको कलेक्ट करेंगे एंड उसको रिसाइकल करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में 70% हो जाना चाहिए था ये 22 और 23 में, मतलब अब आपको 70 kg को भाई आपको खुद ही रिसाइकल करना होगा, जो आपने 100 kg मार्केट में रिलीज की थी, अब उसका 70 kg आप भाई रिसाइकल करो, और इसी को फिर उन्होंने 24-25 में बोल दिया कि आपको 100% अपना रिसाइकल करना होगा। मतलब ईपीआर का मतलब ये था, जो आप मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, आप अपना मार्केट में रिलीज कर रहे हो प्लास्टिक, देन दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको कलेक्ट करें और फिर आप उसे रिसाइकल करें। तो ये अलग अलग ईयर के हिसाब से इन्होंने टारगेट दिया था। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब तो 26 चल रहा है, तो इसका मतलब प्लास्टिक वेस्ट तो कंप्लीट अभी वो हो जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था। तो इसीलिए उन्होंने बोला ना कि रूल आए थे, ईपीआर रूल आया था, ईपीआर रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ही रिसाइकल करे, रिकलेक्ट करे उस चीज को। ठीक है, रिकलेक्ट करो भाई, रिसाइकल करो, तो अल्टीमेटली आपकी ड्यूटी है ये, कंपनीज को बोला गया। तो ये था ईपीआर रूल, इसके हिसाब से तो भाई हम प्लास्टिक वेस्ट से अभी फ्री होने चाहिए थे। तो इसीलिए बोला ना स्टार्टिंग में कि भाई लगता है गवर्नमेंट ने हिट अ वॉल कर दिया है, मतलब अब उनको कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ईपीआर के अकॉर्डिंग तो 100% होना चाहिए था, बट अब तो कुछ और ही हो रहा है। अब एक नया रूल आ गया है 2026 का, द अमेंडमेंट्स ऑफ 2026 ब्रिंग अ न्यू मैंडेट्स। अब ये एक न्यू रूल लेके आ गए हैं, है ना, अमेंडमेंट मतलब जो ये न्यू चेंजेस हुए हैं 2026 में, ये नया क्या लेके आ रहे हैं, एक न्यू मैंडेट्स लेके आ रहे हैं, न्यू रूल्स लेके आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, ये अमेंडमेंट्स, तो अमेंडमेंट्स आपका सिंगुलर प्लूरल हो गया, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे ब्रिंग आपकी प्लूरल वर्ब आई है। इस समय पे कंपनीज मस्ट एंश्योर दैट रिसाइकल्ड कंटेंट मेक्स अप अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर प्लास्टिक पैकेजिंग एनुअली।
अब थोड़ा देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर्स, इम्पोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स मस्ट एंश्योर दैट रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग, जिसको कैटेगरी 1 में बोला है, एटलीस्ट 30% ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल, फिर उसको 60% कर देंगे 2829 तक। अच्छा, अभी तक भाई इनका ईपीआर का कहना था कि जो प्रोड्यूस कर रहा है वही रिकलेक्ट करके उसको रिसाइकल करेगा। अब ऐसा कुछ अचीव नहीं हुआ तो एक नया रूल लेके आ गए हैं। 2026 का न्यू अमेंडमेंट क्या हुआ है कि कंपनीज को अब एक काम करना है, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो, कि जो वो पैकेजिंग में जो प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं वो पैकेजिंग में कम से कम 30% जो उनकी प्लास्टिक है वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। बस बात खत्म, यही बोला है यहाँ पे कि 30% जो है आप रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करो, और 2829 तक यही जो है आपका 60% हो जाएगा। मतलब जैसे एक मान लेते हैं कि एक पैकेजिंग में हम ऐसे सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया कैलकुलेशन को रखने के लिए, 1 किलो प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, तो इसका 30% आपको जो है यानी 300 ग्राम्स जो है आपको वो करना होगा, आपको रिसाइकल्ड यूज़ करना होगा। फिर 2829 में यही आपको 600 ग्राम आप रिसाइकल्ड यूज़ करो। तो अब इन्होंने कहा कि आप कलेक्ट करो, रिसाइकल करो, हमको समझ में नहीं आ रहा आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो एक काम करो, जो आप पैकेजिंग कर रहे हो उसी में आप रिसाइकल मटेरियल का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से क्या गोल गोल बातें हो रही है। इसीलिए उस सबसे पहले बोला था ना कि लग रहा है कि सरकार ने खुद ही हिट अ वॉल कर दिया है ना, क्योंकि न्यू रूल्स आ रहे हैं बट कुछ चीजें नहीं हो रही हैं, ऐसा है यहाँ पे। आप आगे, but strangely companies that fail to meet their target in 2025 and 16, the gadget notification says may carry forward the shortfall for up to 3 years। अब ये देखो, ये लूप होल भी आराम से दे दिया, क्लियरली लूप होल दे दिया है। अभी बोला कि आपको मतलब इसमें 30% आपको क्या करना है, आपको वो करना है, रिसाइकल्ड प्रोडक्ट का यूज करना है, रिसाइकल प्लास्टिक का यूज करना है। बट स्ट्रेंजली कोई दिक्कत नहीं है, कंपनीज जो अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाएंगी, मान लो अगर 25-26 का जो टारगेट आपको दिया गया, अगर आप ये नहीं अचीव कर पाते हो तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मीन्स आप इसे आगे लेके जा सकते हो इस शॉर्टफॉल को अप टू 3 ईयर्स तक। मतलब जैसे कि मान लो आपको 100 kg प्लास्टिक है, इसको रिसाइकल वगैरह करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इसे अगले 3 साल तक भी कर सकते हो। मान लो इस साल में अगर आपने 40 kg का टारगेट अचीव किया है, 60 kg आपका रिमेनिंग हो गया है, तो आप इसे 3 साल तक लेके जा सकते हो, प्रोवाइडेड दे मेक अप एटलीस्ट अ थर्ड ऑफ द डेफिसिट एनुअली। ओके, अब एक चीज बोल दी है कि बस शर्त ये है, प्रोवाइडेड मतलब शर्त ये है कि जो आपका डेफिसिट है, मतलब जैसे अब यहाँ पे 60 kg का आपका डेफिसिट हो रहा है, कमी हो रही है, तो इसका एटलीस्ट 1/3 आपको पर ईयर कंप्लीट करते हुए जाना है। जैसे आपको टारगेट था 100 का, बट आपने 40 अचीव किया, तो आपका डेफिसिट कितना हो गया, 60 हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये 60 आगे 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट जो भी आपका रिमेनिंग है उसका आपको 1/3 हर ईयर कंप्लीट करते जाना है। तो 60 का 1/3 आपको 20 हो गया, तो 20 आप इस ईयर कर लो, फिर 20 आप नेक्स्ट ईयर कर लो, 20 आप अगले साल कर लो, तो 3 साल में आपका ये टारगेट पूरा हो जाएगा। तो ये लूप होल है, कोई ऐसी पेनल्टी ही नहीं है, वो कह देंगे ठीक है हम इसे अगले साल कर लेंगे। In effect, this means that 2025 and 26 target can be met in, वही सेम बात है। तो in reality अगर हम देखें, in effect means in reality अगर हम देखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 25-26 का टारगेट है आप उसको 28-29 तक कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। Also, at present, there is no evidence or even a claim by the government that all companies are collecting 100% of their obligation। अभी भी एट प्रेजेंट मतलब इस समय पे कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, या इवन गवर्नमेंट कोई क्लेम भी नहीं कर रही है कि भाई जो कंपनीज हैं जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको 100% वो फुलफिल कर रही हैं। तो ऐसी कोई क्लेम भी नहीं है सरकार के द्वारा, और एविडेंस तो है ही नहीं। ओके, तो by the government's own response to parliament, it hovers from 50% to 60%, and yet there are no targets set for 2025 and beyond. Okay.
तो गवर्नमेंट का जो खुद का अपना रिस्पॉन्स आया है पार्लियामेंट में, वो कह रहे हैं कि जो कंपनीज हैं वो अराउंड 50 to 60% अपना जो ऑब्लिगेशन है उसको अचीव कर रहे हैं। होवर मतलब मंडराना, मतलब उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका 50 to 60% ही वो लोग अचीव कर पा रहे हैं। इसी के आसपास में उनकी वैल्यू आपकी हो रही है। और अभी भी कोई और नया टारगेट नहीं दिया गया है 2025 के लिए। मतलब अब तो बस ये बोल दिया है कि 30% ही आपको वो लेना है ना, रिसाइकल्ड ही आप यूज करो। अब कोई टारगेट नहीं दिया कि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसको आप खुद ही रिकलेक्ट करके आप उसको रिसाइकल करो। तो ये कोई फर्दर टारगेट भी नहीं दिया है, बस इतना बोल दिया है कि आप अपनी रिसाइकलिंग प्रोडक्ट का यूज करिए अपनी पैकेजिंग में। तो ऐसा दिस सीम्स टू सजेक्ट, मतलब ये चीज जो है ये ऐसे लग रहा है कि ये सजेस्ट कर रही है कि गवर्नमेंट ने गिवन अप कर दिया है ऑन पुशिंग कंपनीज टू कलेक्ट और रिसाइकल प्लास्टिक, और हैज शिफ्टेड फोकस टू हैविंग देम यूज रिसाइकल प्लास्टिक इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ इट इज सोर्स्ड। दिस सीम्स टू सजेस्ट, मतलब ऐसे लग रहा है, ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये चीज ये सजेस्ट कर रही है कि गवर्नमेंट ने गिव अप कर दिया है कंपनीज को कि भाई वो कलेक्ट करें, प्लास्टिक को रिसाइकल करें। इस चीज के ऊपर उन्होंने गिव अप कर दिया कि वो कंपनीज को पुश करें, उनको पनिशमेंट्स दें, है ना। और ऐसा लग रहा है, या फिर ये है कि उन्होंने अपना जो गवर्नमेंट है उसने अपना फोकस रिसाइकल और हैविंग देम यूज रिसाइकल प्लास्टिक, मतलब अब उन्होंने अपना फोकस जो है वो इस चीज से शिफ्ट कर दिया कि आप जो प्लास्टिक आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो मार्केट में आप रिलीज कर रहे हैं, उसको ही आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बोला था ना कि 100% हो जाना चाहिए था, अभी तक तो 25 में तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको 100% भाई कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अब लगता है सरकार इस चीज से अब अपना इस ये जो थॉट था उनका ईपीआर वाला, अब इससे लगता है कि इन्होंने अपना थॉट जो है यहाँ से शिफ्ट करके इस पे लेके आ गए कि भाई आप अपनी पैकेजिंग में आप रिसाइकल प्लास्टिक यूज करिए, और कहाँ से आ रही है वो रिसाइकल्ड उससे कोई फर्क नहीं है, बस आप रिसाइकल प्लास्टिक का यूज करिए। तो लगता है कंपनी ने खुद या तो मतलब गवर्नमेंट ने या तो गिव अप कर दिया है या उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया है। Without a proper reckoning of collection and recycling targets, the new targets on reuse, which are already elastic, risk being ignored, thus undermining the intent of the EPR regime. Actually यही तो बात है ना, clearly यही है कि without a proper reckoning of collection and recycling, अब अगर कोई collection and recycling का target ही नहीं है, मतलब आपने देखा 25 तक target था ना, 26 में इन्होंने बोल दिया कि आपको 30% रिसाइकल्ड प्रोडक्ट यूज करना है। वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमको नहीं पता है, बस आप रिसाइकल प्रोडक्ट यूज करो अपनी पैकेजिंग में। तो अब अगर कोई प्रॉपर कलेक्शन का डेटा ही नहीं है हमारे पास में, रिसाइकलिंग टारगेट्स ही नहीं दिए गए हैं कंपनी को, जो एंड द न्यू टारगेट्स ऑन रीयूज विच आर ऑलरेडी इलास्टिक, तो मतलब जो ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक मतलब जो नए रूल्स हैं रीयूज को लेके ये ऑलरेडी फ्लेक्सिबल हैं, है ना। अब इसको रिस्क बीइंग इग्नोर्ड, अब ऑब्वियसली अगर कोई चीज फ्लेक्सिबल है, अगर आप किसी को ये बोल रहे हो कोई बात नहीं, अगर बेटा आज नहीं हो रहा तो तुम कल कर लेना, वो कल भी नहीं कर रहा तो फिर परसों कर लेना, कोई बात नहीं बेटा तुम 3 साल तक कर लेना। अरे बेटा क्यों करेगा भाई वो काम, तो ऑब्वियसली उस काम को इग्नोर कर दिया जाएगा, उसका हाई रिस्क है कि उस चीज को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो फिर इससे क्या है भाई, जो ईपीआर का जो इंटेंट है वो तो खत्म ही हो गया, अंडरमाइन क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू तो आपकी एकदम डिमिनिश ही हो जाएगी। ईपीआर का टारगेट था कि भाई आप जो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको कलेक्ट करेगा और वही रिसाइकल करेगा। इन रियल तो ये होना चाहिए, क्योंकि अगर रिसाइकलिंग महंगी पड़ रही है, आपको रिसाइकलिंग में आपका पैसा खर्च हो रहा है, आपको मैन फोर्स लग रही है, तो भाई आप प्रोड्यूस कम करोगे, आप उसके ऑल्टरनेट सोचोगे। कंपनीज अगर इतना सस्ते से अवेलेबल हो जा रही है सबको, तो भाई उसको यूज करेंगे ना लोग, मतलब आप ये भी तो सोचो। तो अब कंपनीज इस चीज के ऊपर में अगर सरकार इनको फोर्सफुली करेगी तो ये इस चीज को थोड़ा देखेंगे, तो भाई इसका ऑल्टरनेट आएगा, कुछ सोचा जाएगा इसको। बट अगर आपने इस चीज को लेके ही आप नहीं ध्यान दे रहे हो, आप इसी को नेग्लेक्ट कर दे रहे हो और बोल दो बस रीयूज प्रोडक्ट यूज कर लो, रीयूज प्लास्टिक यूज कर लो, बाकी आप कहाँ से ला रहे हो कैसे हो रहा है हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो जो ईपीआर का जो ईपीआर है वो तो कुछ है ही नहीं फिर, ये यहाँ पे बोला गया है। तो
बाकी आप लोग देखो अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि आप जितनी कम से कम प्लास्टिक का वेस्ट मतलब आप करें। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत ओपन प्लास्टिक हमको मिलती रहती है ना, जो आपकी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो तो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है। तो आप कोशिश करें, आप जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं सेल्फ से ही आप अवॉइड करें, ठीक है। तो ना कि हम हर चीज़ को सरकार के ऊपर ब्लेम करने से बेहतर है कि एज अ लाइक कॉमन पीपल हम जो भी कर सकते हैं, हमारे जितने भी हाथ में है चीज़ें हमें करनी चाहिए। जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आप जितना उसको बंद, जहाँ जहाँ आपको यूज़ नहीं है वहाँ बंद करके रखिए उसको। बस एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अवेयर रहना है हमारे खुद के प्लेनेट के बारे में। चलिए, थैंक यू वेरी मच। क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। सो आज की जो क्लास थी वो हमारी इंफॉर्मेटिव टाइप की क्लास थी। तो यहाँ पे आज हम ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए। रीज़न इसका यही था क्योंकि अगर मैं ग्रामर पढ़ाती तो जो इसका एक फ्लो चलता आ रहा था, सीक्वेंस चलता आ रहा था, वो मिस हो जाता। तो फिर इसको समझना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये आपकी करंट अफेयर टाइप की क्लास थी आज की। चलिए, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। बट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, दिस इज़ वेरी वेरी बैड, प्लीज़ डू इट राइट नाउ। एंड या डू वन मोर थिंग प्लीज़, जो ये टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो ये पीडीएफ है सेल्फ रीड करें और फिर अपनी इंग्लिश को आप सेल्फ इम्प्रूव करें। जब तक आप सेल्फ नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। चलिए, अब मिलते हैं अगले क्लास में। बाय एवरीवन।